Everyone. Today we are going to start with our chapter 11 of Human Ecology and Family Sciences. Our topic is Design for Fabric and Apparel. वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन. So first we are going to discuss about the learning objectives. इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. डिज़ाइन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन सिद्धांतों को संगठित करने वाले तत्वों की पहचान, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट डिज़ाइन, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन सिद्धांतों का अनुप्रयोग, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर फैब्रिक एंड अपैरल. इस क्षेत्र में जीविका के अवसर, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिज़ाइन होता क्या है. डिज़ाइन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है. डिज़ाइन शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है उच्च फैशन, हाई फैशन की जितनी ड्रेसेस होती हैं या एसेसरीज़ होती हैं उनके लिए हम डिज़ाइन शब्द का प्रयोग करते हैं. और इसको यूजुअली एसोसिएट किया जाता है कलर स्कीम के साथ, और मोर स्पेसिफिकली इसको एसोसिएट किया जाता है द प्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट. डिज़ाइन के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन ब्रॉडली इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज हार्मनी इन फॉर्म. और डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन टारगेट होता है किसी भी वस्तु या किसी भी फैब्रिक को सुंदर और मोहक बनाने का, अट्रैक्टिव बनाने का. डिज़ाइन शब्द को किसी वस्तु के रूप को अधिक निखारने के उद्देश्य से अपनाए गए विभिन्न उपायों के बीच सामंजस्य बिठाने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है. एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ डिज़ाइन की मैं आपको देना चाहूँगी. डिज़ाइन किसी वस्तु या उत्पाद की कल्पना करना, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की इमेजिनेशन करना, उसके लिए योजना बनाना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस प्लानिंग करना और कार्यान्वित करने का मानवीय सामर्थ्य है, और उसको इम्प्लीमेंट करने का ह्यूमन एफर्ट है ये, जो मनुष्य के व्यक्तिगत, उसके पर्सनल अथवा सामूहिक उद्देश्य यानी कि उसके ग्रुप के टारगेट को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है. आगे हम पढ़ लेते हैं. डिज़ाइन के को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे. डिज़ाइन अध्ययन के आधार पर एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है यहाँ पे. सबसे पहला है हमारा संरचनात्मक डिज़ाइन, जिसको हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के नाम से भी जानते हैं. और दूसरा है हमारा अलंकृत डिज़ाइन, अप्लाइड डिज़ाइन. तो सबसे पहले हम बताएंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में. स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है किसी भी कपड़े के बेसिक रूप पर निर्भर करता है, ना कि उसके ऊपर की जाने वाली सजावट से. जैसे इस कपड़े में आप देख सकते हैं कि इसका बेसिक फॉर्म है, इसमें ऊपर से कुछ और सजावट नहीं की गई है, किसी तरह की पेंटिंग नहीं की गई, किसी प्रकार का पैच वर्क या किसी प्रकार की कढ़ाई नहीं की गई है. और यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाइड डिज़ाइन में ऊपर से पैच वर्क किया गया है ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. अब जो संरचनात्मक डिज़ाइन है, उस वस्त्र में प्रयोग किए गए रेशो यानी कि जो आपके फाइबर है उनके स्रोत, क्या सोर्स है उनका, रेशो और धागों के प्रकार क्या हैं, जो आपके फाइबर है वो किस प्रकार के थ्रेड और रेशे यूज़ किए गए हैं उसमें, उसकी बुनाई किस प्रकार से की गई है, जो कपड़ा है इसकी बुनाई किस प्रकार से की गई है, तथा उसके रंगों के मिलान यानी कि मैचिंग कलर्स पर डिपेंड करता है. लेकिन जब हम सिले सिलाए वस्त्र की बात करते हैं, सिले सिलाई ड्रेस की बात करते हैं, तो यह डिपेंड करता है कपड़े की बेसिक कटिंग यानी कि उसकी मूल कटाई या उसके आकार से संबंधित होता है. वस्त्रों में संरचनात्मक डिज़ाइन अलग अलग टुकड़ों जैसे कि कॉलर, कफ, यॉक, प्लीट इत्यादि को लगाकर बनाया जाता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लीट्स बनाई गई है बेसिक डिज़ाइन में. तो ये हमारा एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है जिसमें ऊपर से किसी भी प्रकार की अलंकृत यानी कि अप्लाइड डिज़ाइन नहीं अप्लाई किया गया. और दूसरी तरफ ये ड्रेस है, अलंकृत डिज़ाइन का जो एग्जाम्पल है, अप्लाइड डिज़ाइन का एग्जाम्पल है. ये एक जो अप्लाइड डिज़ाइन होता है, ये मुख्य डिज़ाइन की जो मेन डिज़ाइन है उसका ही एक भाग होता है, उसका ही एक पार्ट होता है. यह डिज़ाइन मूल संरचना यानी कि जो बेसिक डिज़ाइन है उसके ऊपर बनाया
जाता है। जैसे पहले ये ड्रेस तैयार की गई होगी, उसके बाद ऊपर से ये डिज़ाइन इस पर बनाया गया होगा। और ये इसलिए बनाया जाता है, अलंकृत डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है, अप्लाइड डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है। अब आप बहुत ही बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ये ड्रेस देखने में इसके कंपैरिजन में उतनी सुंदर नहीं लग रही है। अलंकृत डिज़ाइन, अप्लाइड डिज़ाइन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ड्रेस के रूप और रंग को निखारा जा सकता है, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया जाता है। वस्त्र बनाने के बाद उस पर यह डिज़ाइन बनाया जाता है। अप्लाइड डिज़ाइन जो है ड्रेस बनने के बाद उस पर अप्लाई किया जाता है। जैसे बटन टाँक कर, झालर या लेस लगाकर, विभिन्न रंगों के धागों से एम्ब्रॉयडरी कर कर, अलग अलग रंगों के धागों से एम्ब्रॉयडरी कर कर, पैच वर्क करके या अलग अलग रंगों से कपड़े को रंग कर ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अलंकृत डिज़ाइन यानी कि अप्लाइड डिज़ाइन को बनाने के लिए रेखाओं का, लाइंस का उपयोग किया जाता है, कलर्स का उपयोग किया जाता है और संरचनाओं का यानी कि स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जाता है। इन जितने भी आप एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन यूज़ करेंगे, जैसे लाइंस है, कलर्स हैं, स्ट्रक्चर है, उनको इस प्रकार से आपको प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना है कि डिज़ाइन सुंदर लगे और एक मैनेज्ड डिज़ाइन लगे। अलंकृत डिज़ाइन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक डिज़ाइन और एक होता है अमूर्त डिज़ाइन। फर्स्ट इज रियलिस्टिक डिज़ाइन एंड सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। रियलिस्टिक डिज़ाइन वो होते हैं जब किसी भी कपड़े को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो वास्तविक डिज़ाइन, जैसे कि किसी फूल की कढ़ाई, ये एक वास्तविक रियल डिज़ाइन बनाया जाता है, उस पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है फूल की, या उस पर पेंटिंग बनाई जाती है, तो वो एक रियलिस्टिक डिज़ाइन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन क्या होता है, जब किसी कपड़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पर लाइंस का उपयोग किया जाता है और स्क्वायर्स का या सर्कल्स का या डॉट्स का उपयोग किया जाता है या ज्योमेट्रिकल फिगर्स का उपयोग किया जाता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट सैम्पल्स कहलाते हैं। यानी कि इसमें कुछ रियल चीज़ यूज़ नहीं की गई है, लेकिन लाइंस, डॉट्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ की गई हैं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं डिज़ाइन के मुख्य कारक, मेन फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के मुख्य कारक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तत्व यानी कि एलिमेंट्स, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं डिज़ाइन के। उसके बाद उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के तत्व। पहला तत्व है रंग यानी कि कलर, बनावट, टेक्सचर उसका कैसा है, वो छूने पर कैसा महसूस होता है। उसके बाद उसके रूप या फिर शेप, शेप जो होती है वो आपकी 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती है, जो आपकी फॉर्म होती है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई हैं। दिस इज़ द शेप एंड दिस इज़ द फॉर्म। जो फॉर्म होती है वो 3 डायमेंशनल होती है हमेशा, 1, 2 एंड 3, और शेप होती है ओनली 2 डायमेंशनल। यहाँ पे आप शेप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हीं शेप्स को फॉर्म में चेंज करके देखेंगे तो ये 3 डायमेंशनल दिखाई देंगे आप। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ आर्ट डिज़ाइन में नेक्स्ट है हमारा रेखाएं, लाइंस। लाइंस का उपयोग करके कैसे कैसे वस्त्र को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, या शेप का यूज़ करके कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के सिद्धांत। संतुलन, बैलेंस होना चाहिए किसी भी डिज़ाइन में, हार्मनी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, दिस इज़ अ गुड हार्मनी बट दिस इज़ अ लैक ऑफ हार्मनी बिकॉज द शेप ऑफ दीज टू फिगर्स इज़ नॉट इन प्रपोर्शन, और इनका सामंजस्य नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में हम आवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, एम्फेसिस के बारे में पढ़ेंगे, अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में रंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रंग का क्या महत्व होता है किसी भी डिज़ाइन में। रंग हमारा जो
ध्यान है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब भी हम कोई ब्राइट कलर देखते हैं तो हमारा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। रंगों से वस्त्रों में सुंदरता को मेंटेन किया जाता है। वस्त्रों में रंगों के विभिन्न प्रयोग व्यक्तियों के आकार प्रकार यानी कि उसकी बॉडी शेप, उसके इमोशंस को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं इमोशन से। वस्त्रों में रंगों का सुंदर उपयोग आपकी पर्सनैलिटी को एक नया निखार देता है, आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छे से उभार कर पेश करता है। इसलिए वस्त्रों का जब भी हम सिलेक्शन करते हैं, कपड़ों का जब भी सिलेक्शन करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो वस्त्र हमें कहाँ पर पहनना है या किस उम्र के व्यक्ति को वो वस्त्र पहनना है। हमारे चारों ओर हर चीज़ में कलर है, ये आपको सबको पता है, लेकिन रंगों का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कुछ रंग हमें शांति प्रदान करते हैं, जैसे वाइट कलर हमें शीतलता प्रदान करता है, और कुछ कलर हमें खुशी देते हैं, बल्कि कुछ कलर हमें उदासी भी दे सकते हैं। कुछ रंग होते हैं जिनको हम हैप्पीनेस के कलर्स बोलते हैं, जैसे रेड कलर। यूजुअली हमारे यहाँ इंडिया में शादियों में क्या होता है, रेड कलर को एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस माना जाता है, इसलिए दुल्हन यूजुअली रेड कलर के लहंगे या रेड कलर की ड्रेसेस पहनना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनको पहनने के बाद हमें, जिनको देखने के बाद भी हमें घबराहट महसूस हो सकती है। रंग किसी भी इंसान की इंटरेस्ट और उसके पर्सनालिटी को डिपिक्ट करते हैं। परिधान में यदि रंगों का उचित प्रयोग में हो तो आत्मविश्वास की भावना आती है। जब भी आप सही कलर यूज़ करते हैं किसी ड्रेस में तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन जब आप सही कलर नहीं यूज़ करते हैं, अपने आयु या जहाँ पर वो कपड़ा पहना जाना है उसके अनुरूप अगर कलर नहीं चूज़ करते हैं तो आप मजाक का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब रंगों से जो आपकी ड्रेस होती हैं उसमें जितने भी शारीरिक दोष होते हैं यानी कि फिजिकल डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको छिपाने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है, और सुंदर रंगों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रंग सिद्धांत के बारे में, कलर थ्योरी के बारे में। रंग को प्रकाश किरण के किसी वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपने अपनी 9th और 10th की साइंस में पढ़ा होगा कि कलर की हम कैसे देखते हैं, जब रिफ्लेक्शन होता है सरफेस पे, ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, तब हम कलर देख पाते हैं। कलर में बी डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रंग का अध्ययन प्रकाश पर निर्भर करता है, लाइट पर निर्भर करता है उसकी स्टडी। प्रकाश एक प्रकार की विकर्णी ऊर्जा है और यह विद्युत चुंबकीय विकिरण वर्णक्रम का एक अंग है, यह स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। स्टडी ऑफ कलर डिपेंड्स ऑन लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा और मैं आपको कलर थ्योरी के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी। हम रंग को कैसे देख पाते हैं, जब प्रकाश की किरणें हमारी आँखों के सरफेस से टकराती हैं तो आँखों की तंत्रिकाओं या जो हमारी रेटिना होता है वो हमारी नर्व्स को स्ट्राइक करता है। उसके कारण हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, जिसके कारण हमें एक एहसास होता है, एक स्पेशल एहसास होता है जिसके कारण हम रंग देख पाते हैं। अब कोई भी रंग है जो हमारे ब्रेन के द्वारा अवलोकित किया जाता है, यानी कि हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये कौन सा रंग है, वह प्रकाश जो हमारा ब्रेन है वो जो प्रकाश स्रोत होता है यानी कि सोर्स ऑफ लाइट होता है उसकी वेवलेंथ के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का रंग देखने के लिए यह ज़रूरी है कि वस्तु द्वारा प्रावर्तिक यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है प्रकाश को देखा जा सके। जब प्रकाश की सभी किरणें परावर्तित होती हैं यानी कि जब सारी रेज रिफ्लेक्ट होती है तो हमें जो कोई भी वस्तु है वो सफ़ेद दिखाई पड़ती है, और जब भी कोई किरण परावर्तित नहीं होती तो हमें वस्तु काली दिखाई देती है।
वेवलेंथ वाली प्रकाश, जो कम वेवलेंथ वाली प्रकाश किरणें हैं, उनके ग्रुप को शांत प्रभाव वाले रंगों जैसे कि हरा, नीला और बैंगनी उत्पन्न करते हैं। जबकि जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है, जिन लाइट रेज की वेवलेंथ लंबी होती है, वो उत्तेजित प्रभाव वाले रंग जैसे कि जिसको आप ब्राइट कलर्स भी कहते हैं, लाल, नारंगी और पीला उत्पन्न करती हैं। जो हमारी लाइट है वो वेवलेंथ से बना होता है, तो रंगों का महत्व और तीव्रता में देखा जा सकता है। अब रंगों की विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रंगों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यू के बारे में। ह्यू किसको बोला जाता है? ह्यू यूजुअली बोला जाता है रंग के नाम को उसका ह्यू कहा जाता है, जैसे हरा, लाल, नीला आदि। उसके बाद मूल्य, वैल्यू। वैल्यू शब्द यूज किया जाता है रंग के हल्केपन या गाढ़ेपन को हम वैल्यू कहते हैं। रंग को हल्का बनाने के लिए शुद्ध रंग में सफ़ेद मिलाया जाता है, इसे टिंट कहते हैं। जब भी हम वाइट कलर की तरफ बढ़ते हैं तो हम इसको टिंट कहते हैं, लेकिन जब रंग को गहरा बनाने के लिए रंग में काला रंग मिलाया जाता है तो इसे शेड कहते हैं। टिंट किसको कहते हैं? जब उसमें वाइट कलर मिलाया जाता है, लेकिन जब उसमें ब्लैक मिला दिया जाता है किसी बेसिक कलर में तो उसको हम शेड कहते हैं। उसके बाद तीव्रता, इंटेंसिटी। रंगों की चमक या मंदता को तीव्रता या इंटेंसिटी कहते हैं। रंगों की इंटेंसिटी को कम करने का सबसे अच्छा एक उपाय होता है कि उसमें उसका पूरक रंग यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिला दिया जाए। लेकिन दबे हुए रंग जो होते हैं वो नीरस लगते हैं, इसलिए हम ब्राइट कलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं यंग एज में। चमकीले रंगों का प्रयोग छोटे क्षेत्र में शरीर के किसी अच्छे हिस्से को उभारने के लिए करना चाहिए, जैसे पतली व लंबी गर्दन का चित्र उभारने के लिए नीली ड्रेस पर पीले रंग के कॉलर अथवा योक यूज़ किए जाते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं रंगों के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स, ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th में, और टॉपिक है रंगों का वर्गीकरण। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू में पूछा जाए चाहे वो लॉन्ग आंसर में पूछा जाए। तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं कलर्स को 3 कैटेगरीज में: प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स, आप इस कलर व्हील में इजीली देख सकते हैं। जहाँ जहाँ यहाँ पर पी की मार्किंग की गई है वो आपके बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं, और जहाँ जहाँ एस की मार्किंग की गई है वो आपके सेकेंडरी कलर्स हैं, और जहाँ आप टी की मार्किंग देख सकते हैं वो आपके टर्शरी कलर्स हैं यानी कि तृतीयक रंग हैं। तो पहले हम डिस्कस करते लेते हैं प्राइमरी कलर्स के बारे में। प्राइमरी कलर्स हमारे 3 होते हैं। ये किसी भी रंग को मिलाने से नहीं बनते हैं। ये बेसिक कलर हमारे येलो, जिसको हम पीला कहते हैं, लाल और नीला। ये हमारे 3 क्या हैं? प्राइमरी कलर्स। इसको आप अभी याद कर लेंगे। येलो, रेड एंड ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं। उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी कलर्स, द्वितीयक रंग, जो 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाकर बनाए जाने वाले रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। यानी कि जो आपके प्राइमरी कलर्स हैं उनमें से किसी 2 कलर्स को मिलाने के बाद ये आपके सेकेंडरी कलर्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रेड और येलो को मिक्स करते हो तो आपके पास सेकेंडरी कलर आता है ऑरेंज। अगर आप ब्लू और रेड को मिक्स करते हो तो आपके पास सेकेंडरी कलर आता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी। उसके बाद आप येलो एंड ब्लू को जब मिक्स करते हो तो आपके पास सेकेंडरी कलर आता है ग्रीन। तो जब आप किसी भी 2 प्राइमरी कलर को समान मात्रा में यानी कि इक्वल क्वांटिटी में जब मिक्स करते हो तब आपका सेकेंडरी कलर बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्शरी कलर्स के बारे में। टर्शरी कलर होते हैं रंग चक्र के निकटवर्ती, यानी कि जो भी निकट होता है
उन रंगों उस प्राथमिक रंग को उसके पास वाले द्वितीय रंग को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब तृतीयक रंग जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ अगर रेड के साथ ऑरेंज, ये आपका प्राइमरी कलर है, और इसके नियरेस्ट सब सेकेंडरी कलर कौन सा है यहाँ पे, ऑरेंज यानी कि संतरी। तो रेड और ऑरेंज को जब मिलाया जाएगा तो हमारे पास टर्शरी कलर क्रिएट होगा, रेड ऑरेंज। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारा सेकेंडरी कलर है ऑरेंज, ये हमारा प्राइमरी कलर है येलो। तो अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास टर्शरी कलर आएगा येलो ऑरेंज। अब और आगे बढ़ते हैं, जब हम येलो और ग्रीन, ये हमारा एक प्राइमरी कलर है पी, और ये हमारा एक सेकेंडरी कलर है, और ये व्हील चक्र में सबसे नियरेस्ट कलर्स हैं। आप किसी भी प्राइमरी और किसी भी सेकेंडरी जो सबसे नियरेस्ट है उसको आप मैच करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने येलो के साथ वॉयलेट मिक्स किया, अपोजिट आपको नहीं मिक्स करना है। नियरेस्ट जब आप मिक्स करेंगे तो आपका टर्शरी कलर फॉर्म होता है। हमने ग्रीन और येलो मिक्स किया तो हमारे पास टर्शरी कलर आया येलो ग्रीन। उसके बाद हमने ब्लू और ग्रीन जब मिक्स किया तो हमारे पास टर्शरी कलर आया ब्लू ग्रीन। द नेक्स्ट हमारे पास हमने ब्लू और वॉयलेट जब मिक्स किया तो नेक्स्ट हमारा टर्शरी कलर आया ब्लू वॉयलेट। रेड और ब्लू मिक्स करने के बाद हमारे पास टर्शरी कलर आया रेड वॉयलेट। अब आगे हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।